हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है गाइस। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज इस वीडियो में मैं रिएक्शन करने जा रहा हूँ मुख्तार नामा सीरीज के एपिसोड 1 के पार्ट 2 पर रिएक्शन। इसके पहले मैंने पार्ट 1 पे ऑलरेडी रिएक्शन करा हुआ है, तो जिस किसी ने भी अभी तक के पार्ट 1 पे रिएक्शन नहीं देखा है एपिसोड 1 के, तो प्लीज़ पहले वो जाके देख लो, उसके बाद ही इस वीडियो को देखना, बिकॉज ये है पार्ट 2 और पार्ट 1 का जो लिंक है यहाँ पे ऊपर आ रहा होगा आई बटन पे, तो प्लीज़ क्लिक करके देख लो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहां से जाके तुम देख सकते हो पार्ट 1 पे रिएक्शन। तो अभी अपन देखने वाले हैं पार्ट 2। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन वीडियो को। सो लेट्स गो एंड चेक इट। अफसोस अल्लाह हमको माफ करो, ठीक है। भाइयों, कहाँ है मुस्तफा के टूटे हुए दांत? कहाँ है मुर्तजा का शिकस्ता सर? कहाँ है खैरुन्निसा का शिकस्ता पहलू? गिरिया करो, गरीबा चाक करो, खून आंखों से बरसाओ। कितने दांत सैयद औलाद आदम ने उठाए। गिरिया करो। होश करो भाइयों, होश करो। इमाम की जराहत और तन्हाई को कोई नोहा और गिरिया मरहम नहीं लगा सकता। वो तमाम लोग जो इमाम के हमरकाब थे और फिर बारी बारी चले गए और माविया के सुनहरे सिक्कों के असीर हो गए, वो भी खुद को अली का शिया कहलवाते थे। वो लोग जिन्होंने पैगंबर के बेटे के हाथ पर बैत की और उनसे जंग की दरखास्त करते रहे। जब शाम के दिरहम और दीनारों की खनखनाहट सुनी तो वही लोग इनके खेमे पर अपनी तलवारें लिए टूट पड़े और गारत कर दिया। गिरगिट लोग हैं यार, गिरगिट वाले लोग हैं। उन बेगैरतों ने यहां तक के उनके जानमाज और बिछोने और दस्तार पर भी रहम न किया। इस तमहार और सोना पूजने वाली जमात की मिसाल कौम बनी इसराइल और सामरी के बछड़े की सी है। ये लोग हदीसे नबवी के मिस्ताक हैं कि फरमाया कि हर उम्मत का एक फितना है और मेरी उम्मत का फितना माल है। जो जफा इमाम मुज्तबा पर हुई वो रोजे हश्र तक लानत व अजाब का बाइस रहेगी। ये बदनामी और बेवफाई भी काफी न थी कि कल रात साबात मदाइन में एक खारजी मलून का खंजर रसूलुल्लाह की फर्जंद का पैर जख्मी कर गया। मदाइन आज गुलिस्तान मुस्तफा के एक जख्मी चराग का मेजबान है। कोई ऐसा काम मत कीजिएगा कि कूफियों की तरह मदाइन वालों की पेशानी पर भी कोई दाग पशेमानी रह जाए। दाग पशेमानी, पेशानी। अपने गुस्से के ऊंट को और जहालत को लगाम दो ताकि हम कामयाबी के साथ खसारे के तूफान को तोड़ सकें। शामी चेले और अम्र आस के न नजर आने वाले फौजी अपने लिबास बदलकर आप लोगों के दरमियान आ गए हैं ताकि अरब व अजम की लड़ाइयों से और उमवी और अलवी फितनों से मदाइन को पैगंबर के बेटे के लिए ना अमन बना सकें।
उनके फरेब में मत आइएगा। भाइयों, ये शख्स अबू तुराब का मंसूब फरमा रवा है कि जिसे इमाम मुस्तफा ने अपने मकाम पर बिठाया, वो मदाइन के लिए उनके टाट पहनने वाले हाकिम सलमान फारसी की सी खूबू रखता है। तो फिर इनकी बात को दिलो जान से मानिए। जनाब फरमा रवा, हम जान बाजी और जान निसारी के लिए आए हैं। आप बताइए कि हम क्या करें। इज्तिमा से परहेज कीजिए, खास तौर पर हुकूमती महल के सामने, क्योंकि ये सिपाहियों के लिए अमन और अमान के हवाले से नुकसानदेह है। आहुजारी की जगह दुआ कीजिए और कहीं सुनी की जगह सब्र का दामन थामिए कि खुदावंद साबिरों को पसंद करता है। भाइयों, दुआ दुआ दुआ। अमन युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआ व यक्शिफुस सू। ये कौन घुसाया? ये क्या हुआ अभी? नाना, क्यों धनधनाती फिर रही हो? बड़े हिसाब किताब करने हैं तुम्हें। मेरा दिल आशुक का हाल है सलीमा, इस सिर का प्याज की तरह जोश मार रहा है। अगर दिल आशुफ्ता हो और ऋषि पर हाथ मारियो तो हमला हो, उमर पर आशिक हो। इतनी बुरी हो गई अब भी हया नहीं आती तुम्हें? उमर मेरा दूध पी चुका है, मुझ पर आराम है। अरे जाओ जाओ, तुम्हें हराम हलाल से क्या वास्ता। नाना खाला, तुम आ गई मेरी जान। हन्नाना तुम पर कुर्बान हो जाए, काफी देर कर दी तुमने। पता है शहर कितना पुरआशूब है, लग रहा है कोई ज़लज़ला आ गया है। हाँ तो ज़लज़ला आया है मेरी जान, क्या? ज़लज़ला आया है मेरा फूल। एक अरब जख्मी खलीफा अजम शहर में है, यानी ज़लज़ला आ गया। मैं डर रही थी कि तुम भी न पिस जाओ। मैं भी शिकार हुई। एक अजम मेरी अंगूठियां लूटने आ रहा था, मैंने उसका दिमाग हिला दिया। नहीं, मेरी जान की कसम खाओ। आपकी कसम। क्या शेरों वाला दिल है तुम्हारा बेटी। मैं अजमों के कातिल सरदार की बेटी हूँ, हाथी सवारों के कातिल सरदार की बेटी, अबू उबैद सकफी की बेटी हूँ, मुख्तार की बहन हूँ। अगर मेरा मुर्गियों वाला दिल होता तो अब तक 10 चूजे मेरे इर्द गिर्द शोर मचा रहे होते। जभी तो उम्र साथ तुम्हारी तलब में पर मार रहा है, बिल्कुल हक रखता है वो। अच्छा तुम्हारी जैसी नौजवान शेरनी को शिकार करने के लिए हुनर इनका चाहिए। हस्बैंड है उमर इब्ने साद, है ना? नौजवान शेरनी अपने शिकारची को खुद तलाश करती है। अच्छा, होने का। मैंने हार मान ली खाला की जान, मैं रजस ख्वानी करने के लिए नहीं आई हूँ, उमर का पैगाम सुनाने आई हूँ। हाँ सुनाइए फितनागर खाला। आओ। हसन इब्ने अली का सर तुम। हसन इब्ने अली का सर मेरी जान तुम्हें और उमर को लोगों की दिली मुराद तक पहुंचा दे। उमर इराक का बादशाह बन जाएगा और तुम इराक की शहजादी। कैसा कमीना है ये उमर, मुझसे तवक्को रखता है कि मैं हसन का सर काटूं। बेवकूफी मत करो जारिया, बहुत सोने हसन के सर के इनाम की लालच रखी हुई है।
ना तुम हसन का सर काटोगी ना उमर। सैकड़ों इब्ने मुलजिम सफ में खड़े हैं। इब्ने मुझे मुलजिम। क्या करना चाहिए? तुम ऐसा कुछ करो कि मुख्तार मैदान में ना उतरे। मुख्तार मैदान में नहीं आएगा। कहीं तुम्हारे चचा ना भेज दें। नहीं खाला, इससे पहले भी चचा ने इसरार किया मगर मुख्तार नहीं माना। मगर इस बार किस्सा मुख्तलिफ है बेटा जारिया। मुमकिन है कि हसन की तन्हाई और मजलूमियत उसके दिल को हिला दे। फर्ज कर ले कि मुख्तार मैदान में आ जाए, मगर मैं क्यों कुर्बानी का बकरा बनूं? नादिया की मदद से तुम्हारी प्यारी भाभी। मुख्तार का नादिया से दीवाना वार इश्क अब तक काबिल जिक्र है। तुम नादिया को समझाओगी? नादिया मुख्तार के कानों में इश्क के नगमे गाएगी। मुख्तार के पाँव में जंजीर पड़ गई तो समझो। नारिया तो मेरी हम मिजाज है। हम मिजाज। तो फिर तो काम हो गया अरब की शहजादी। क्या शादी होगी? हाँ नाना, तुमने काता भी, सिया भी और दुल्हन भी तैयार कर ली। बहुत मुबारक हो। पर हमारी मिठाई का क्या होगा? तुम्हारे अधेड़ उम्र के कान तुम्हारी डसने वाली जबान से ज्यादा तेज हैं। तुमने शादी के अलावा क्या सुना है? तौबा, मेरे कानों में कीड़े पड़ जाएं। अगर शादी के अलावा कुछ और सुना हो मैंने। ये लो सलीमा, मुझे यकीन है तुमने शादी के अलावा कुछ और नहीं सुना। अगर तुमने ख्याल और से काम लिया तो उमर तुम्हारी ये छुरी जैसी जबान को कुत्तों का लुकमा बना देगा। कुछ चल रहा है दिमाग में, भयानक चीज कुछ। बहते रसूल के मोहब्बतों के चश्मे लालच खुदा पर चढ़े हुए हैं। है तमीम मोहतरम, जो भी कर सकते हैं कीजिए। खुदाया हमें अपने नबी के आगे शर्मसार न करना। इलाही आमीन। ये इस दयार के बेहतरीन और नामवर तबीबों में से हैं सरदार। परेशान न हो, ऐसे मोजज़ागर हैं जो तवाज़ु और हल्के हाथ के मालिक हैं। माफी चाहता हूं अमीर। शामी भेड़ियों की मिसाल है कि खुदा के लश्कर वाले शहद की मानिंद हैं। ऐसा जहर रखते हैं जो निहायत जानलेवा है। वही जहर के जिसका एक कतरा मालिक अश्तर को मार गया। आपकी जात इमाम के लिए बावसूख है। मैंने उनकी ज़बान मुबारक से सुना कि आपको दमिश्क के सब्ज लिबास वालों के मुकाबले में सद्दे राह कहा है इन्होंने। मेरा दिल इर्द गिर्द के लोगों से घबरा रहा है। मुआविया ने इमाम के सर के लिए शामी 1000 दीनार और अपनी बेटियों में से एक का वादा किया है। मैं डर रहा हूं कोई नाहल मुआविया के वादे की लालच में इस महल में घुस आया हो और खुदा ना करे जहर का एक कतरा किसी ना किसी तरह इस दवा में शामिल कर दे या फिर इमाम के खाने में मिला दे। तुम हक बजानिब हो। ये एक हकीकत है कि इमाम ने इन दिनों में अपने लालची साथियों से बहुत सारी छूटें खाई हैं। वो एक काबिल एतमाद तबीब है सरदार, फिक्र मत करो। इमाम के खाने को पहले खुद बावर्ची को खिलाया जाएगा ताकि खयानत की सोच भी उसके पास न फटके।
गोश्त की हिफाजत भी अपने भतीजे मुख्तार के सुपुर्द कर दूंगा, जो हर हवाले से लायक और मुतमईन शख्स है। खुदा आपको हमेशा खुश रखे। खुदा कभी आपको गरीब और ख्वार न करे सरदार। तुम इस कमरे से हिलना मत। इस शर्त पर कि मेरे काम में दखलंदाजी न करे। कुछ हुआ है? झगड़ा हुआ है। अच्छा, एक बार मुझे वहम हुआ था, मुझे लगा कि तबीब ही मारने वाला है। तो फिर इस हालत में तो एक बंदा तुम्हारा ख्याल रखने के लिए मुकर्रर करना होगा। आप बिल्कुल मुतमईन रहिए अमीर, मैं कोशिश करूंगा कि वहम व गुमान को अपने पास ना आने दूं। इसने सपने में देखा था, है ना? ओह, कैसा गजब का बुखार है तुम्हें। तुम्हारा तो पूरा बदन आग में जल रहा है सरदार। मेरे दिल पर गमों के दाग हैं अमीर, इस कदर मर्दों की नामर्दी का दाग। एक ठंडे पानी का बर्तन लाओ। आओ सरदार के जूते उतारो। इसका फौजी लिबास उतार कर इसके पैर धुलाओ। यार बहुत दर्दनाक यार, अपने ही लोग अपने खिलाफ हो जाते सिर्फ पैसे के लिए, इसलिए इस तरह की हालत हो गई बेचारी की। बहुत लड़प रहा है वो। Is he coming? Yes. Yes, 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 yes. मुझे यकीन था तुम आओगे। मैं आ गया, मगर तलवार के बगैर। कब अपनी तलवार से दोस्ती करोगे मुख्तार? उस वक्त तक नहीं जब तक तुम्हारे जैसा शख्स अक्ल की जगह दिल के हुक्म पर चले। मेरी तलवार म्यान में ही रहेगी। बहुत बदल गए हो अबू इसहाक। अक्लमंद हो गया हूँ कियान। इस दफा मैंने सोचा है कि अपने दिल की जगह अपनी अक्ल को इस्तेमाल करूं। कुदरत के आदाब और तहारत के आदाब में बहुत फर्क है सरदार। वो फरमा रवा जो बगैर तदबीर के मैदान जंग में उतर आए, वो अपनी भी जानों का नुकसान करेगा और फौज का भी। अगर मैं गलती पर नहीं हूं तो किसी गलत सोच का शिकार हो गए। अगर कोई सरदार अपनी तलवार को म्यान में रखे और किसी हारी हुई जंग में न जाए तो ये फेल शैतान की अताअत नहीं है, ये इज्तनाब खुदकुशी है, जो कि वही इलाही की पैरवी है। अपने ही हाथों से खुद को हलाक मत कीजिए। जब आप लोगों ने जंग के लिए कमर कस ली थी तो मैंने खतरे के बारे में बताया था, मगर न ही तुमने सुनी और न इमाम ने। अपने दिल को एक मुट्ठी भर कूफियों के बाद खिलाफ इज्तिमा की बातों से मुतमईन कर लिया तुम लोगों ने। कूफियों से बहुत ज्यादा बिल्कुल उस यार और मददगार शख्स की तरह जिसने सैलाब में तख्ते की बजाय पत्थर को अपने साथ ले लिया। मैं आज के बाद अपनी तलवार को उस जगह नियाम से निकालूंगा जब मैं खुद चिल्ला के कहूं हमला। कूफे वाले पैसों के लिए पलट गए लिटरली। बहुत गहरी चोट है हजरत मुख्तार के दिल के ऊपर इस चीज को लेके, इस बात को लेके। मुर्गाबाजी चल रही है, मुर्गे लड़ाए जा रहे हैं। ये चचा है हजरत मुख्तार के। मुख्तार, या कुछ खबर है कि तुम कहाँ होते हो? फसलें तैयार हैं चाचा जान, गंदम की कटाई कर रहे थे। अच्छा, खुदा का शुक्र है कि इस साल बगैर नुकसान की फसलें काटी हैं। ये भी एक पहेली है मेरे लिए। इन हंगामी हालात की जद पर, जहां अलवियों की जिंदगी और मौत का सवाल है, अपना सर छुपाकर खेती बाड़ी और ज़राअत में मसरूफ हो गए हो। हाँ, क्या तुमने इसे बताया कि इमाम ने किस किस तरह जख्म उठाए हैं? जी हाँ अमीर, मुझे उम्मीद है कि गंदम की फसलों की खुशी सही सुनने के दरमियान हायल न होगी।
इमाम अब कैसे हैं? जख्म गहरा है कियान। जरबत की काट रान के मग्ज और हड्डियों तक सरायत कर गई है। शुक्र खुदा, खंजर जहरीला नहीं था। गुस्ताखी माफ चाचा जान, आप मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि मैं किसी गुनाह कबीरा का मुर्तकिब हो गया हूं। राह हलाल से कस्ब माश करना खुदा की राह में जिहाद से कम नहीं है। और मैं खुदा का शुक्र है कि जमीन से मुकाबले की इस जंग में खुदा की राह में लड़ने वालों की तरह नुकसान उठाने वाला न था। माश की तलाश भी एक किस्म का जिहाद है, मगर उस वक्त हरगिज नहीं कि जब कुछ लोग तलवार उठाए हुए तुम्हारे दीन की जड़ काट देना चाहते हैं। जानते हो इमाम सफेद महल की तरफ क्यों आए हैं मुख्तार? जानता हूं। क्यों आए हैं? उस एतमाद की बिना पर जो उन्हें आप पर है। बहुत खूब। क्या ये हमारी कम इज्जत अफजाई है कि मौला ने जो जिस्मानी और रूहानी जख्म उठाए हैं, उसके बावजूद हमें अपने खास लोगों में शुमार करके हम पर भरोसा करते हैं। इस मौजूदा सूरत हाल में हम अहले बैत नबूवत के अजीज हैं। हैफ नहीं है कि इस अपने पन को जमीन और फसलों की नजर करके जाय कर दें। मुझसे कौन सी मदद हो सकती है? दुश्मन को पीठ मत दिखाओ, मैदान में आओ, जंगी लिबास पहनो, अपनी तलवार के कब्जे को थामो और अपने चचा की कमर को मजबूत करो कि हम दोनों इन शयातीन के शर को नाकाम बना दें। इस वक्त दुश्मन के शर को खत्म करने के लिए ऐसी तलवार होनी चाहिए जो जहालत की गर्दन तोड़े, और मेरे पास ऐसी तलवार नहीं है। यानी तुम फिर जिहाद से भागना चाहते हो, वो भी ऐन उस वक्त जबकि इमामत ने खुल्लम खुल्ला तुम्हारी तरफ मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। चाचा जान, मैं एक 13 साल का नौजवान था कि मेरे वालिद मारे गए और आपने मेरी कफालत कबूल की। बस हक बदरी आपके पास है। अदब की रस्में और शरीयत का अहकाम ये हुक्म करते हैं कि मैं आपकी इताअत करूं, तो कबूल है। मगर ये तवक्को रखता हूं कि फहम और शऊर की हद में मुझसे बात करेंगे आप। मैं एक 40 साल मर्द हूं। वो शख्स जिसने जवानी से ही अपनी तलवार से बैत कर ली हो, वो यकीनन मैदान जंग से भागने को आर समझता है। मगर जंग लड़ने के भी कुछ कायदे कानून हुआ करते हैं। दौलत तराजू में यानी जोर बाजू में। हजरत शैतान के हाथ में आज सोना है। चाचा जान, इस जंग में कदम रखना भी गलती था और आगे बढ़ाना भी गलती दर गलती है। खुदा की पनाह शैतान के वसवसे से। जबान शैतान है जो तुम्हारे मुंह में चल रही है। तुम तो ऐसे बोल रहे हो कि जैसे इमाम जंग के कायदे और कवानीन से तुम्हारी तरह वाकिफ नहीं थे और ना ही उन्हें दुश्मन की कोई पहचान थी। उन्होंने जबरदस्ती जंग का इक़दाम किया था मेरी जान, उसी तरह जैसे मौला अली ने सिफ़ीन में जीती हुई जंग की हार तस्लीम की। क्या बात! इमाम ने शिकस्त गुर्बत और तन्हाई को अपनी जान पर कबूल किया ताकि इस कौम को उनकी जहालत से बाखबर कर सकें। खुदा की कसम, अगर तुम अपनी जान बचाने के लिए दुनियादारी का बहाना कर लेते तो मैं गवारा कर लेता, बनिस्बत ये कि तुम अपने इमाम के इल्म पर शक करो। खुदाया, ये शक गुमराही का निशान है या हिदायत का? मैंने तो इसे नापाक लुकमा नहीं खिलाया था, तो फिर क्यों कर मेरी जिंदगी के दरख्त ने ये तल्ख मेवा दिया? तल्ख मेवा जहरीले मेवे से बेहतर है। मैंने अपने अकीदे का सच्चा इजहार किया है। कसूर आपका है, कुछ छुपाने की आदत ही नहीं होने दी। क्या करूं बताइए? अभी अपनी जान और दिल से मेरी मदद करोगे? अगर ऐसा न होता तो मैं सफेद महल न आता। फरमाइए मेरे लिए क्या हुक्म है?
معاویہ نے امام کے سر کے بدلے 1000 دینار شامی اور اپنی بیٹیوں میں سے ایک دینے کا وعدہ کیا ہے. جانتے ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہاں، یعنی اس وعدے نے لالچ کا بھوت بہت سو کے اندر پیدا کر دیا. یعنی زمین امام کے لیے غیر محفوظ ہو گئی ہے. غیر محفوظ. اور آج سے اس سفید محل کے خادمین اور محافظین سب کے سب معاویہ کے خفیہ فوجی ہو سکتے ہیں. آپ اتنے سارے غیر مرئی دشمنوں میں امام کی جان کو کیسے بچانا چاہتے ہیں؟ بہت بڑا وزن ہے ہماری گردن پر. کچھ ایسا کرو کہ اس وزن سے ہماری کمر ٹوٹ نہ جائے. میں تم سے زیادہ امانت دار شخص کسی کو نہیں سمجھتا. ایسا کچھ کرو کہ بروز حساب رسول خدا کے حضور ہمیں شرمندگی نہ ہو. جب سے کیا سوچ رہی ہے، دماغ میں کیا چل رہا ہے لٹرلی. کس فکر میں ہو میرا پھول؟ مطلب کیا ایسا ہو سکتا ہے حنانا؟ مختار اگر کوئی کام کرنا چاہے تو ہاتھی بھی اس کا راستہ نہیں روک سکتا. یعنی تم عشق کے معجزے سے غافل ہو؟ عشق وہ واحد گرہ ہے جو مختار جیسے شیر کو گرا سکتا ہے. اگر ناریہ کی آنکھوں کی جادو نما تیزی ٹھنڈی ہو گئی تو پھر کیا؟ نادیہ کوئی بے ہنر عورت نہیں ہے خالد کی جان. اس کے بھی کم مقابل نہیں تھے. میں خود ان میں سے ایک ہوں. آج تک میں اس حسد کی آگ میں جل رہی ہوں. کیا واقعی تم بھی مختار کی عاشق تھی خالہ جان؟ مختار جیسا دلاور عرب کی کالی آنکھوں والی لڑکیوں کی ایک بہت بڑے ہجوم کا خواب تھا. کیا ہو رہا ہے؟ جہاں میری جان وقت کم ہے. نادیہ سے کہو کہ اگر اپنے اس سیر نر کے قدموں میں جالنا بچھا سکیں تو پھر وہ تمہارا نہیں. مختار کی بہن مختار کو ہی یار بہت الگ ہے پہننے کا سٹائل. اسٹارٹ اینڈ ختم ہو گیا. That's it. یہ تھا ایپیسوڈ 1 کا پارٹ 2 یہاں پہ ختم ہوتا ہوا. بڑی ہی عجیب و غریب سی سازش چل رہی ہے اس پارٹ میں. اس ایپیسوڈ کے جو اپن نے اس پارٹ کو دیکھا ہے بہت بڑی سازش چل رہی ہے. ایک طرح سے تم کہہ سکتے ہو امام کے سر کے لیے یہ پوری سازش چل رہی ہے. امام حسن علیہ السلام کے سر کے لیے پوری سازش چل رہی ہے جو کہ معاویہ نے رکھا ہے. ان کے سر کے لیے ایک قیمت رکھی ہے 1000 شامی دینار اور ایک بیٹی. اب وہ دیں گے اس شخص کو, اس ویکتی کو, اس انسان کو جو امام حسن علیہ السلام کے سر کو کاٹ کے ان کے پاس پیش کرے گا. دیٹس وائی لوگوں میں ایک عجیب سی تلملی اٹھ گئی ہے کہ بھیا میں ایک طرح سے امام کا سر کاٹوں گا, کوئی کہہ رہا میں کاٹوں گا. تو ایک طرح سے تم کہہ سکتے ہو کہ ان کے اپنے لوگ جو ہے نا وہاں پہ وہ لوگ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو لالچ میں آ چکے ہیں.
ایون یہاں پہ حضرت مختار کی جو بہن ہے اس کو بھی بھڑکایا جا رہا ہے. کوئی حنانہ تھی جو لائک حضرت مختار کی بہن کو بھڑکا رہی ہے کہ تم جو ہے نا ایک طرح سے حضرت مختار کو جنگ سے باہر ہی رکھو. تو میرے خیال سے یہ اس کے پیچھے کا ریزن یہ ہوگا, حضرت مختار کی بہن کو بھڑکانے کے پیچھے کا ریزن یہ ہوگا کہ مطلب ایسا اگر وہ کرے گی تو اس کی شادی میرے خیال سے عمر سے ہو جائے گی. ایسا کچھ بات تو نہیں ہے میرے خیال سے, بیکاز میں نے ابھی پارٹ 1 ہی دیکھا ہے, مطلب ایپیسوڈ 1 ہی دیکھا ہے, تو تھوڑا بہت اس میں سمجھ میں آ رہا ہے کہ حضرت مختار جو ہے ان کی جو بہن ہے اس کی شادی آئی گیس عمر ابن سعد سے ہوگی. عمر ابن سعد کو میں پہچانتا ہوں جو کربلا میں لائک وہ بھی شامل تھا کربلا کے. یہ وہی عمر ابن سعد ہے جس سے میرے خیال سے حضرت مختار کی بہن کی شادی ہوگی. میں پہلے ہسبینڈ کہہ رہا تھا, بٹ شادی ہونی کی ہے میرے خیال سے, ابھی شادی نہیں ہوئی ہے نا. تو ایک طرح سے وہ پلان بنا رہے کسی طرح سے وہ حضرت مختار کو جنگ میں نہیں آنے دیں گے. نادیہ کہا تھا میرے خیال سے, وہ پتہ نہیں اب حضرت مختار کی وہ وائف ہے یا وائف ہونے والی ہے یا وائف ہے, وہ لائک نادیہ کا استعمال کر کے حضرت مختار کے لائک دل میں ایک عجیب و غریب سا پیار اتپن کریں گے, جاگرک کریں گے, پیدا کریں گے کہ وہ جو ہے جنگ سے دور رہے. اس طرح کا لائک پورا گھنونا سازش چل رہا ہے اس پورے ایپیسوڈ کے اندر, تم کہہ سکتے ہو. سبھی لوگ جو ہے نا وہ امام حسن علیہ السلام کے سر کے لیے سازشیں کر رہے ہیں. اسی لیے وہاں پہ ایک نوجوان تھے جو حضرت مختار کے جو حضرت امام حسن علیہ السلام کے روم کے اندر تھے, وہ بہت لائک ان کی طبیعت بہت خراب ہے, وہ بہت تکلیف میں ہے. ایون وہ جو لائک امام حسن علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے جو ویکتی آیا ہے, جو ان کا اپچار کر رہا ہے, جو ان کو ٹھیک کر رہا ہے, اس پہ بھی ان کو شک ہو گیا ہے کہ کہیں یہ لائک زہر نہ دے دے, کہیں وہ ان کو مار نہ دے. بیکاز بہت سمپل سی بات ہے بھیا, سچویشن ہی اس طرح کی ہے. انعام رکھا گیا ہے امام حسن علیہ السلام کے سر کے اوپر میں, تو لائک ہر طرف ایک طرح سے لائک وہی بات چل رہی ہے کہ میں جو ہوں امام حسن علیہ السلام کے سر کو کاٹوں گا, لائک کوئی کہہ رہا ہے میں کاٹوں گا. تو ایک طرح سے لائک بہت بڑی سازش چل رہی ہے اس پورے ایپیسوڈ کے اندر میں. اینڈ حضرت مختار جو ہے بڑی مشکل سے انہوں نے لائک جنگ کرنے کی ٹھانی ہے اپنے چچا کی بات مان کے. اب وہ لائک تیار ہو گیا کہ میں جو ہوں جنگ کروں گا, ورنہ حضرت مختار بھی بالکل تیار نہیں تھے, بیکاز ان کا بھی دل چوٹ کھایا ہوا ہے. انہوں نے بہت دھوکے بازی دیکھی ہے, کیونکہ کوفے کے لوگ تمہیں پتہ ہے کس طرح کے تھے, جو اپنے امام کی بھی نہ ہو سکے, جو مولا علی علیہ السلام کی بھی نہ ہو سکے, اینڈ مدینے کی بھی لوگ تم کہہ سکتے ہو جو اپنے ہی لوگوں کی نہ ہو سکے, جو صرف کچھ پیسوں کے لیے, سونے چاندی کے لیے انہوں نے خود کو بیچ دیا. سبھی لوگ صرف پیسے کے لیے ہے وہ جھک جاتے ہیں, ہر بار پیٹھ دکھا دیتے ہیں اپنے لوگوں کو, ہے نا. بھلے منظور نہ ہو دشمنوں سے ہارنا, پر دل کے ٹکڑے ہوتے ہیں جب دشمنوں میں یار ہو. بہت تکلیف ہوتی ہے یار, سچ بتا رہا ہوں, بہت تکلیف ہوتی ہے. تم ابھی کے زمانے میں فیل کر لو, سوچو امام کے زمانے کی یہ بات چل رہی ہے یہاں پہ, ان کو کتنی تکلیف ہوئی ہوں گی جب ان کے ہی لوگوں نے ان کو پیٹھ دکھا دیا, ان کی کوفے والوں نے ان کو پیٹھ دکھا دیا, ان کے ہی مدینے والوں نے ان کو پیٹھ دکھا دیا. بہت تکلیف ہوتی ہے. تو یہ سب چل رہا تھا پورے اس ایپیسوڈ کے اندر میں. نادیہ کا نام کال آؤٹ ہوا ہے, جو آئی گیس میرے خیال سے ہونے والی بیوی ہے یا پھر ہو گئی ہے. اب مجھے اتنا نہیں پتا بھیا, بہت سمپل سی بات ہے, کیونکہ میں نے ابھی سٹارٹنگ کرا ہے دیکھنا, تو میں نے پارٹ 2 ہی دیکھا ہے ایپیسوڈ 1 کا, باقی اپن دیکھیں گے, ہے نا. باقی میں بیچ میں کچھ غلط باتیں کر دیتا ہوں, ہسبینڈ میں نے بول دیا تھا تو اسے اگنور کر دینا. میرے خیال سے ہونے والے ہیں ہسبینڈ, ابھی ہوئے نہیں ہیں, عمر ابن سعد مختار کی بہن کے, ہے نا. بہت لائک بات چیت چل رہی ہے اس پورے ویڈیو کے اندر میں. تو یا دیٹس اٹ, بس ختم کرتے ہیں. میں ایک دن میں ایک ہی اپلوڈ کر سکتا ہوں, بیکاز میرے پاس بھی ٹائم نہیں ہے, میری بھی جاب ہے, میری بھی کلاس ہے, میری بھی لائک بہت, تم سمجھ سکتے ہو میں خود بہت بزی ہوں. دیٹس وائی میں ٹرائی کر رہا ہوں ایک دو. کسی دن چھٹی رہے گی تو میں 2 ڈال دوں گا, ایسا ہو جائے گا, ہے نا. تو ایسے ہی چلنے دیتے ہیں, لائک چلنے دو یار, کب تک چلتا ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. بی سیف, بی ہیپی, پیس آؤٹ, یا علی مدد, لا بائے, کیا اسے